ये जो वोल्टिक सेल है सामने दिया गया है इस प्रॉब्लम में, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर वर्क कर रहा है। टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है। यूजुअली क्या करते हैं हम स्टैंडर्ड सेल में, क्या करते हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज किया करते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दिए हुए हैं। एक नॉनेस्ट इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गिवन है, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। व्हाट शुड बी द सेल पोटेंशियल, हमें सेल पोटेंशियल बताना है। ई नॉट सेल दिया हुआ है स्टैंडर्ड, यानी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर हमें दिया हुआ है वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.46 वोल्ट। स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये नॉट दिया हुआ है ना, ये 0 लिखा हुआ है यहाँ। लॉग 10 टू द बेस 5 की वैल्यू गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो जो पावर होती है 10 टू द बेस 10 अगर ये है तो यही वैल्यू होती है। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप इसका सेल का डायग्राम या जो स्ट्रक्चर बनता है या केमिकल रिएक्शन जो बनता है वो लिख लो, या तो सेल डायग्राम लिख लो या इक्वेशन पूरी लिख लो। कॉपर सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव में एक्वस में, एंड सिल्वर सॉलिड सिल्वर आयन से यानी एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है ये सिल्वर मेटल यानी सॉलिड में। ये एक केमिकल रिएक्शन है। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा है सिल्वर को, तो 2 ही सिल्वर लेने पड़ेंगे, 2 यहां सिल्वर लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए। तो नॉनेस्ट इक्वेशन इसके लिए मैं लिखूंगा एंड वैल्यू ऑफ एन लिखूंगा। वैल्यू ऑफ एन तो हो गई देखो 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हो ना आप ट्रांसफर। जब 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें ट्रांसफर कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ एन 2 हो जाएगी। और नॉनेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल will be equal to E naught cell minus 0.059 1 divided by n log concentration of copper 2 positive divided by concentration of silver 1 positive। ये आ जाएगा मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट। अब क्या गिवन है, ये ई नॉट सेल 0.46 ये गिवन है, ये वैल्यू देखो तो रख दी मैंने उठा करके, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू रख दी ये 2 वैल्यू उठा करके मैं रख देता हूं। लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो इधर कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.1। ये कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2 पॉजिटिव का गिवन है। रहे हैं हम इसकी पावर लिखेंगे 2, क्योंकि हमने 2 सिल्वर आयन लिए हैं, 2 मोल लिए हैं, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.001 टू द रेज 2। ये वैल्यू लिख दी सिल्वर पॉजिटिव का, मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, ये कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन था। आगे बढ़ाते हैं अब हम इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। यहां इसको मैं सॉल्व करता हूं, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.1 है ये, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय
0.001 का स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 0.00001234, 3 है ये, तो यहां पर आ जाएगा ये 0.1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको ओवरऑल कितना लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द रेज -6, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द रेज -6 को जब मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा यहां, तो ये हो जाएगा 10 टू द रेज 6। 10 टू द रेज 6 को 0.1 से मल्टीप्लाई जब मैं करता हूं, तो ये आ जाएगा 10 टू द रेज 5, और log टू द बेस 10, 10 टू द रेज 5, log m टू द रेज n क्या होता है? ये वैल्यू इधर आ जाएगी, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहां ये पूरा का पूरा आ जाएगा 5 के इक्वल। वैल्यू गिवन भी है यहां, log टू द रेज 10 टू द रेज 5 इज इक्वल टू 5 बेस 10 अगर है ये, तो ये पावर जो है ये इधर आ जाती है। ये मल्टीप्लाई बाई 5 मुझे कर देना चाहिए। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो मेरा आंसर होगा। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक इलेक्ट्रोड डिप्ड है इस प्रॉब्लम में गिवन है, जो उसको हम सिल्वर पॉजिटिव आयन के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो सिल्वर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर मेटल में, और ये सिल्वर मेटल इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये डिपॉजिट कितना होगा? ये इस चार्ज पर डिपेंड करता है जो हम यहां से सप्लाई कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर करंट हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए हमने, क्योंकि हमने 1 मिनट के लिए 2 एम्पियर करंट सप्लाई किया, 5 मिनट के लिए 2 एम्पियर, 10 मिनट के लिए 2 एम्पियर, 1 घंटे के लिए 2 एम्पियर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये लेयर थिक होती चली जाएगी, ये और थिक हो जाएगी, जो डिपॉजिट हो रहा है यहां और थिक। टाइम भी एक फैक्टर है, दैट मीन्स जो करंट पास कर रहे हैं हम वो उसका मैग्नीट्यूड भी एक फैक्टर है। 2 चीजों पर डिपेंड करता है। ये आपने पढ़ा था ना, फैराडे लॉ पढ़ा था, जो फर्स्ट लॉ क्या था? जो मास डिपॉजिट होता है वो मास टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हम करंट सप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना जैसे जैसे करंट हम सप्लाई करते चले जाएंगे ये मास उतना ज्यादा होता चला जाए। यहां तक बात हो गई। ये क्वेश्चन को समझ लो, थ्योरी से जो पढ़ रखी है उसके साथ रिलेट कर लो बस। कैलकुलेट द थिकनेस, हमें बताना है कि ये जो डिपॉजिट हुआ है इसका एरिया तो दे रखा है हमें, ये थिकनेस इसकी कितनी होगी, ये थिकनेस इसकी कितनी होनी चाहिए, ये थिकनेस जो डिपॉजिट हुआ है ये थिकनेस हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। दिया हुआ क्या है? डेंसिटी गिवन है, देखो कहां डेंसिटी कहां थिकनेस। भाई अगर मुझे डेंसिटी गिवन है तो मैं, और मुझे इसका जो मास डिपॉजिट हुआ है वो पता चल जाए, मास डेंसिटी, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं ना। जब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे एरिया पता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। भाई एक कोई लेयर बनाई आपने, एक ऐसे
लेयर बनाई, इसका वॉल्यूम निकालने को कहता हूं मैं आपसे। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो निकालते हो वॉल्यूम। तो मुझे ये पता है, इतना एरिया पता है, सरफेस एरिया पता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ पता है, या हाइट इंटू ब्रेड्थ पता है। मुझे इसकी ये यानी थिकनेस पता करनी है। हाइट इंटू ब्रेड्थ, एरिया मुझे गिवन है पहले से ही। थिकनेस पता करनी है, वॉल्यूम मैं निकाल लूंगा मास एंड डेंसिटी से। मास मुझे कहां से पता चलेगा? मास मुझे फैराडे फर्स्ट लॉ से पता चलेगा। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना करंट सप्लाई करते जाते हो एंड जितने ज्यादा टाइम सप्लाई करते हो तो मास डिपॉजिट होता चला जाता है। ये मास आपने पता कर लिया, डेंसिटी आपको पता थी, वहां से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकाल लिया तो आपको एरिया पता था, गिवन है, ये देखो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है, तो यहां से थिकनेस आप पता कर सकते हो। तो पहला काम हमारा होगा मास निकालना, सबसे पहला काम। जब मास निकल जाएगा तो मास निकलने के बाद हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद फिर हम बाकी कुछ करने की कोशिश करेंगे। समझ आती है बात ये? अब देखो, मैं इसको आगे और प्रोसीड कर रहा हूं। हमें जो ये इक्वेशन गिवन है, जो सिल्वर आयन है वही तो डिपॉजिट हो रहे हैं। सिल्वर पॉजिटिव एक्वस मीडियम में था, जो करंट हमने पास किया उससे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया सिल्वर सॉलिड में। इस सिल्वर सॉलिड का मुझे मास पता करना है, कितना है ये। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए मुझे पता है बात, ये जो सिल्वर सॉलिड बना है, अगर मैं इसको 1 कहता हूं, इसको 1 कहता हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर मैं इसको रखता हूं तो क्या होना चाहिए? ये 108 ग्राम होना चाहिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 108 ग्राम सिल्वर बनेगा। एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर ये ले रहा है, 1 मोल सिल्वर पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 108 ग्राम, क्योंकि ये इसका एटॉमिक मास है। 1 मोल का मास गिवन है 108 AMU, ये गिवन है। और फेराडे कांस्टेंट गिवन है यहां पर 96500 गिवन है। तो ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई कितनी? मस्ट बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? चार्ज ओवर टाइम। कितना चार्ज हमने पर यूनिट टाइम पास किया है? तो हम क्या बोल सकते हैं, आई करंट की बात अगर मुझे निकालनी है तो चार्ज हो जाएगा इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी होता है। चार्ज जो भी यहां रिक्वायर्ड है 108 ग्राम बनाने के लिए, ये करंट पास्ट मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। अब मैं करंट की बात करता हूं, यहां करंट कितना पास किया गया, दिया था यहां कहीं, ये रहा 0.5 एम्पियर। टाइम कितना गिवन है? 2 आवर्स, 2 घंटे। एसआई यूनिट में हम सेकंड में लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट बन गया ये, 60 से मल्टीप्लाई करने पर, और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड बन गए। ये आ गया मेरा 6 6 36, 3600, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये 1 हो गया, और मेरा आंसर आ गया ये 3600 कोलम्ब चार्ज, 0.5 एम्पियर करंट 2 घंटे तक पास करते हैं, तब इतने कोलम चार्ज हमें रिक्वायर्ड होगा या सप्लाई किया जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि 3600 कोलम्ब
कितना सिल्वर डिपॉजिट करेगा, यही तो निकालना है। 1 फैराडे कितना करता है? 1 फैराडे किस पर चार्ज होता है, ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होनी जरूरी है। एक मोल के चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम 1 फैराडे बोल रहे होते थे ना। तो ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गया तो 108 ग्राम बना, यानी 1 फैराडे चार्ज आ गया। 1 फैराडे चार्ज कितना है? 96500 कुलम चार्ज अगर मैं इसको देता हूं तो 108 ग्राम सिल्वर बनेगा। 3600 कुलम दूंगा तो कितने ग्राम सिल्वर बनेगा, ये यूनिटरी मेथड से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे मैंने कैलकुलेट किया? यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 96500 कुलम is giving silver 108 grams। एक कुलम कितना देगा? 108 डिवाइडेड बाय 96500 ग्राम। लेकिन मेरे पास तो इतना कुलम है जो मुझे ये गिवन है कंडीशन, वो कितने कुलम गिवन है? 3600 कुलम। कितने ग्राम देगा सिल्वर? 108 डिवाइडेड बाय 96500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3600। एक मिनट में इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। मोबाइल खोलना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। मैं इसे कैलकुलेट करके फिर वैल्यू रख करके, हमें ग्राम पता चल गया यहां से। एक मिनट रुको, मैं इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 4.03 ग्राम्स। इसका मतलब है 3600 कुलम चार्ज जो हमें दिया गया है वो 4.03 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करेगा। मुझे मास पता चल गया, मुझे वॉल्यूम पता करना है और डेंसिटी गिवन है। तो बस अब इस मास का सहारा मैं लूंगा आगे चल करके। इस मास का सहारा मैं लेकर के क्या डिसाइड करके बता सकता हूं? बता सकता हूं कि थिकनेस कितनी थी। अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए बात सबको। थिकनेस की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। थिकनेस की जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या होगी, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, हटा रहा हूं मैं इसको। 4.03 ग्राम मास आ गया मेरा सिल्वर का। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होता है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ये थिकनेस मुझे निकालनी है, डेंसिटी मुझे गिवन है, मास मुझे पता चल गया। मास कितना था? 4.03। एरिया मुझे गिवन था 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। थिकनेस मुझे निकालनी है, एंड जो डेंसिटी गिवन है वो गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छी बात है कि सेंटीमीटर क्यूब में ही गिवन है, नहीं दी गिवन होती तो मुझे इन दोनों को कंपैटिबल करना था पहले। तो ये इस स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, नीचे सेंटीमीटर आ गया। ये
अब हमें थिकनेस निकालनी है। जब मैं थिकनेस इसकी कैलकुलेट करूंगा तो थिकनेस विल बी इक्वल टू 4.03 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 10.5, और ये आ गया मेरा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां नीचे से ये इधर आकर के सेंटीमीटर ऊपर आ गया, तो ये सेंटीमीटर में आया, यहाँ इधर पर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर हो गया। ये आ गई मेरी थिकनेस। करो, कोई कैलकुलेटर है किसी के पास तो? कितनी आ गई ये वैल्यू? सर 0.047। 0. 1 2 3 4 0 0 0 4 27 या 26, ये आना चाहिए सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से तो ये आना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हो, एक ही बात है, अप्रोक्स कर लो। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो 4.2 या 4.3 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ये लिख सकते हो। ये आएगी भाई कैलकुलेशन इसकी। ठीक है ना, तरीका देख लो, मेन बात तो ये है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, सीधा सीधा तरीका है। थ्योरी सोचनी पड़ेगी बस। आप लोग जो फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हो ना, बस के फॉर्मूला लगा दो, और दुनिया के सारे न्यूमेरिकल बस सीधे फॉर्मूले से नहीं होते। दिमाग में न्यूमेरिकल करते समय साथ के साथ फॉर्मूला चलता रहना चाहिए। और फॉर्मूला आएगा कहां से? फॉर्मूला आएगा थ्योरी से। थ्योरी दिमाग में, दैट मीन्स पैरेलल चलती रहनी चाहिए। तो एक ये हो गया हमारा। मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगर किसी को है प्रॉब्लम तो बता दो मुझे, डाउट अगर किसी का है। ये एक क्वेश्चन डाउट का है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। तो इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है? जहां कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये शिफ्ट होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। अब यहां एक तरफ फ्रेश वाटर गिवन है, प्योर सॉल्वेंट गिवन है, और यहां कॉन्सेंट्रेटेड कोई एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया हुआ है वाटर में। तो अगर मैं ये प्रेशर नहीं अप्लाई करता, यहां पर कुछ भी प्रेशर अप्लाई नहीं करता, तो वाटर इधर मूव करना शुरू कर जाएगा। जब वाटर इधर मूव करना शुरू कर जाएगा तो मैं ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा। जब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये फ्लो इसका रुक जाना चाहिए। जब फ्लो रुक जाएगा, बिल्कुल स्टॉप कर जाएगा, तो ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। लेकिन अगर मैं इस बी वाली साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देता हूं, मतलब मैंने बिल्कुल बैलेंस कर दिया इसको, ना तो वाटर इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, मीन्स एक ऐसी स्टेट आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टेट आ गई है। तो मैंने अगर पिस्टन बी पर एक्सेसिव प्रेशर लगा दिया तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ वाटर मूव करना शुरू कर जाएगा। ऐसी कुछ थ्योरी है इसकी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करेगा
अगर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है। तो बताओ ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए या इनकरेक्ट होना चाहिए? इसके बारे में क्या बोलोगे? अनुभव क्या लगा आपको? ये ए जो है, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ सर pressure correct है। lower than osmotic pressure is applied on B। कम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, भाई अगर मैंने बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दिया तो किधर भी मूवमेंट नहीं होगा, ना तो इधर से होगा ना इधर से। लेकिन अगर यहां लोअर प्रेशर अप्लाई किया तो ए से बी की तरफ को मूव करना चाहिए। तो क्या हो गई बात, ये करेक्ट हो गई या गलत लग रही है? सर करेक्ट है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए से साइड बी से साइड ए की तरफ को कब ये मूव करेगा? इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। इस पिस्टन बी पर अगर मैं एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई कर देता हूं, अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो ये बात भी करेक्ट है। अगर एक्सेसिव प्रेशर मैं अप्लाई कर दूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो बस इसके फ्लो को रोकेगा, इधर वाले के फ्लो को, लेकिन अगर उससे ज्यादा हमने कर दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा ना। रिवर्स